दोस्तों, बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज शेर शाह सूरी यानी शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को 22 साल की उम्र में ही गद्दी संभालनी पड़ी। इसके अलावा हुमायूं को ईस्ट में अफगान्स की तेजी से बढ़ती शक्ति और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति और व्यापकता से भी डील करना था। इन दोनों सीरियस सिचुएशंस में से शुरुआत में हुमायूं ने अफगान्स को अधिक ज्यादा सीरियसली टैकल करने का निर्णय लिया। 1532 में दौरह नामक स्थान पर उसने उन अफगान सेनाओं को हराया जिन्होंने बिहार पर विजय प्राप्त की थी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया था। इस सफलता के बाद हुमायूं ने चुनार के फोर्ट को घेर लिया। इस शक्तिशाली किले से आगरा और ईस्ट के बीच लैंड एंड रिवर रूट को कंट्रोल किया जा सकता था और साथ ही इसे ईस्टर्न इंडिया के गेटवे के रूप में भी जाना जाता था। ये हाल ही में एक अफगान सरदार शेर खान के कब्जे में आया था, जो अफगान सरदारों में सबसे शक्तिशाली सरदार बन गया था। चूंकि शेर खान सूर डायनेस्टी को बिलोंग करता था, इसलिए उसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। 4 महीने तक चुनार की घेराबंदी के बाद शेर खान ने हुमायूं को परसुएट कर लिया कि वो शेर खान को फोर्ट का पोजीशन की अनुमति दे दे। बदले में उसने मुगल्स के प्रति वफादार रहने का वादा किया और अपने एक बेटे को बंधक बनाकर हुमायूं के दरबार में भेज दिया। हुमायूं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि वो भी आगरा लौटने के लिए काफी एंग्शियस था। गुजरात के बहादुर शाह की शक्ति में रैपिड इंक्रीज और आगरा की सीमा के क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों ने हुमायूं को काफी चिंतित कर दिया था। वो एक नोबल के कमांड में चुनार की घेराबंदी जारी रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उसे अपनी सेना को डिवाइड करना पड़ जाता, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बहादुर शाह, जो हुमायूं की लगभग ही उम्र का था, एक एबल और एम्बिशियस रूलर था। 1526 में सिंहासन संभालते हुए उसने सबसे पहले मालवा पर विजय प्राप्त की। फिर बहादुर शाह ने राजस्थान की ओर रुख किया और चित्तौड़ को घेर लिया, जिसके बाद जल्द ही उसने राजपूत डिफेंडर्स को तंग करना शुरू कर दिया। कई फेमस लेजेंड्स के अनुसार इस बिगड़ते हालात के चलते राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद की गुहार की और हुमायूं ने भी बहादुरी से जवाब दिया। हुमायूं आगरा से ग्वालियर चला गया और मुगल इंटरवेंशन के डर से बहादुर शाह ने ट्रीटी कर पैचअप कर लिया। अगले 1.5 साल के दौरान हुमायूं ने अपना समय दिल्ली में नए शहर के निर्माण में स्पेंड कर दिया, जिसका नाम उसने दिन पन्हा रखा। उसने इस पीरियड के दौरान कई ग्रैंड फीस्ट्स एंड फेस्टिविटीज का भी आयोजन किया। इन गतिविधियों में वैल्यूएबल टाइम बर्बाद करने के लिए कई हिस्टोरियंस ने हुमायूं को क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि दूसरी तरफ शेर खान ईस्ट में अपनी शक्ति को लगातार तेजी से बढ़ा रहा था। ये भी कहा गया है कि हुमायूं की इनएक्टिविटी उसकी ओपियम लेने की आदत के कारण थी, लेकिन इनमें से कोई भी आरोप पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड्स ये तो बताते हैं कि शराब छोड़ने के बाद भी बाबर ने ओपियम का इस्तेमाल करना जारी रखा। वहीं हुमायूं कभी कभी शराब की जगह ओपियम या उसके साथ भी ओपियम लेता था, जैसा कि उसके कई नोबल्स भी किया करते थे। लेकिन ना तो बाबर और ना ही हुमायूं ओपियम एडिक्ट था। दरअसल दिनपनाह की इमारत दोस्तों और दुश्मनों दोनों को समान रूप से प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। ये दूसरी राजधानी के रूप में भी काम कर सकता था इन केस आगरा बहादुर शाह द्वारा थ्रेटन किया गया। इस बीच बहादुर शाह ने अजमेर पर विजय प्राप्त कर ली थी और ईस्टर्न राजस्थान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बहादुर शाह ने इससे भी बढ़कर हुमायूं के सामने चुनौती पेश कर दी थी। उसने अपने दरबार को उन सभी लोगों के लिए शेल्टर बना दिया था जो मुगलों से डरते थे या नफरत करते थे। उसने फिर से चित्तौड़ में अपना फोकस शिफ्ट किया और साथ ही इब्राहिम लोदी के एक चचेरे भाई तातर खान को आर्म्स भी सप्लाई किए। तातर खान को 40,000 की सेना के साथ आगरा पर आक्रमण करना था और नॉर्थ और ईस्ट में डाइवर्शंस क्रिएट करने थे। हुमायूं ने तातर खान की चुनौती को आसानी से टैकल कर लिया। मुगलों के अप्रोच करते ही अफगान सेना डर के मारे पिघल गई। इसके बाद तातर खान को हराकर मार दिया गया। बहादुर शाह की ओर से हमेशा के लिए खतरे को समाप्त करने की डिटर्मिनेशन से हुमायूं ने अब मालवा पर आक्रमण किया। इसके बाद के संघर्ष में हुमायूं ने काफी मिलिट्री स्किल्स और रिमार्केबल पर्सनल वैलर दिखाया। बहादुर शाह ने मुगलों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने चित्तौड़ को, जिस पर उसने हाल ही में कब्जा किया था, और अपने फोर्टिफाइड कैंप को छोड़ दिया और अपनी बंदूकें तानकर मांडू भाग गया, लेकिन अपने सभी रिच इक्विपमेंट्स को पीछे छोड़ दिया। हुमायूं ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने मांडू के किले पे अटैक करते हुए उसे विदाउट मच अपोजिशन आसानी से कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह मांडू से चंपानेर भाग गया। इनएक्सेसिबल माने जाने वाले रास्ते से एक छोटी सी पार्टी ने चंपानेर के किले को घेर लिया। बहादुर शाह अब अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ भाग गया।
इस प्रकार मालवा और गुजरात के रिच प्रोविंसेस के साथ साथ मांडू और चंपानेर में गुजरात के शासकों द्वारा जमा किया गया बड़ा खजाना हुमायूं के हाथों में आ गया था। लेकिन गुजरात और मालवा दोनों जितनी जल्दी हासिल हुए थे उतनी ही जल्दी हार गए। दरअसल जीत के बाद हुमायूं ने गुजरात को अपने छोटे भाई अस्करी की कमान में रखा और फिर मांडू में रिटायर होना चाहा, जो सेंट्रली लोकेटेड था और जहां एक फाइन क्लाइमेट मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों को गुजराती रूल से काफी गहरा लगाव था। अस्करी इनएक्सपीरियंस्ड था और मुगल नोबल्स भी म्यूचुअली डिवाइडेड थे। सीरीज ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग्स, बहादुर शाह के नोबल्स द्वारा मिलिट्री एक्शंस और बहादुर शाह के पावर की रैपिड रिवाइवल ने अस्करी को परेशान कर दिया। वो चंपानेर की तरफ वापस लौट आया, लेकिन किले के कमांडर से उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसको उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे। अस्करी मांडू में हुमायूं का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगरा लौटने का फैसला किया। इस हरकत ने तुरंत ये आशंका पैदा कर दी कि वह हुमायूं को आगरा में डिस्प्लेस करने की कोशिश कर सकता है या अपने लिए एक अलग साम्राज्य बनाने का प्रयास कर सकता है। कोई रिस्क न लेते हुए हुमायूं ने मालवा को छोड़ दिया और फोर्स्ड मार्चेस करके अस्करी के पीछे चल दिया। उसने राजस्थान में अस्करी को पछाड़ दिया, जिसके बाद दोनों भाइयों में सुलह हो गई और वे आगरा लौट आए। इस तरह हुमायूं गुजरात और मालवा दोनों हार गया। पर यह भी सच है कि गुजरात कैंपेन पूरी तरह विफल नहीं था। हालांकि ये रीजन्स मुगल टेरिटरीज में ऐड नहीं हुए, इसने बहादुर शाह द्वारा मुगलों के लिए पैदा किए गए खतरे को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। हुमायूं अब अपने सभी रिसोर्सेज के साथ शेर खान और अफगान्स के खिलाफ स्ट्रगल पे फोकस करने की अच्छी पोजीशन में था। इसके तुरंत बाद बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हाथापाई में शिप से डूबकर मर जाता है। इससे गुजरात की ओर से जो बचा खुचा खतरा था वो भी खत्म हो गया। फरवरी 1535 से फरवरी 1537 तक हुमायूं की आगरा से अनुपस्थिति के दौरान शेर खान ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। उसने खुद को बिहार का अनक्वेश्चन्ड मास्टर बना लिया था। हालांकि शेर खान मुगलों के प्रति वफादारी का दावा करता रहता था, लेकिन उसने सिस्टमेटिकली मुगलों को भारत से निकालने की योजना भी बना ली थी। वो बहादुर शाह के क्लोज टच में था, जिसने उसे हेवी सब्सिडीज देके मदद की थी। इन रिसोर्सेज ने उसे एक लार्ज और एफिशिएंट आर्मी को रिक्रूट और मेंटेन करने में सक्षम बनाया, जिसमें 1200 हाथी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ समय बाद शेर खान ने बंगाल के किंग को हराने के लिए इस सेना का इस्तेमाल किया था और उसे 13,000 दिनार्स या गोल्ड कॉइन का वॉर कंपनसेशन पे करने के लिए मजबूर किया था। एक न्यू आर्मी को इक्विप करने के बाद हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ मार्च किया और वर्ष के अंत में चुनार को घेर लिया। हुमायूं ने महसूस किया कि एक पावरफुल फोर्ट को पीछे छोड़ना खतरनाक होगा, जिससे उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को खतरा हो सकता था। लेकिन किले को अफगान्स स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे थे। मास्टर गनर रूमी खान के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद हुमायूं को इसे कैप्चर करने में 6 महीने लग गए। इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहत्स के पावरफुल फोर्ट पर कब्जा कर लिया, जहां वह अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ सकता था। फिर उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार शेर खान ने हुमायूं को पूरी तरह से आउट मैन्यूवर कर दिया था। हुमायूं को यह महसूस करना चाहिए था कि वो अधिक केयरफुल प्रेपरेशंस के बिना खान को मिलिट्री चैलेंज देने की स्थिति में नहीं था। वो अपने सामने आने वाले पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन को भी समझ नहीं पा रहा था। गौर पर अपनी जीत के बाद शेर खान ने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया कि वो बिहार को सरेंडर कर देगा और 10 लाख के दिनार भी एनुअल ट्रिब्यूट में देगा अगर उसने बंगाल को रिटेन करने की अनुमति दे दी तो। लेकिन हुमायूं बंगाल को शेर खान के हाथ में छोड़ने को तैयार नहीं था। बंगाल लैंड ऑफ गोल्ड, रिच इन मैन्युफैक्चर्स और एक सेंटर फॉर फॉरेन ट्रेड माना जाता था। इसके अलावा बंगाल का राजा, जो घायल स्थिति में हुमायूं के कैंप में पहुंचा था, उसने आगाह किया था कि शेर खान का रेजिस्टेंस अभी भी जारी है। इन सभी फैक्टर्स के कारण हुमायूं ने शेर खान के प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया और बंगाल के लिए एक अभियान का फैसला किया। इसके तुरंत बाद बंगाल के राजा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हुमायूं को अकेले ही बंगाल की तरफ अपना कैंपेन ले जाना पड़ा। हुमायूं का बंगाल तक मार्च पर्पसलेस था और लगभग 1 साल बाद चौसा में उसकी हार का कारण भी यही कैंपेन बना। इसी दौरान शेर खान बंगाल छोड़कर दक्षिण बिहार आ चुका था। उसने हुमायूं को बिना किसी विरोध के बंगाल में आगे बढ़ने दिया ताकि वो हुमायूं के कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर सके और जब वो गौर में पहुंचे तो उसे वहीं घेर लिया जाए। हुमायूं ने जल्द ही लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए कदम उठाए,
लेकिन इससे उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकला। उसके छोटे भाई हिंडाल के द्वारा आगरा में स्वयं ताज संभालने के प्रयास से उसकी स्थिति और खराब हो गई थी। इस और शेर खान की गतिविधियों के कारण हुमायूं आगरा से सभी न्यूज और सप्लाई से पूरी तरह से कट गया था। गौर में 3 से 4 महीने रहने के बाद हुमायूं एक छोटे से गैरिसन को पीछे छोड़ते हुए आगरा के लिए वापस निकल पड़ा। नोबिलिटी में डिस्कंटेंट, बारिश का मौसम और अफगान्स के लगातार हमलों के बावजूद हुमायूं बिना किसी गंभीर नुकसान के अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा वापस लाने में कामयाब रहा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इसका श्रेय हुमायूं को दिया जाना चाहिए। इस बीच हुमायूं का एक और भाई कमरन आगरा में हिंडाल के विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर से आगे बढ़ा था। हालांकि वो डिसलॉयल नहीं था, कमरन ने हुमायूं को रीइंफोर्समेंट भेजने का प्रयास नहीं किया, जिससे शायद मिलिट्री बैलेंस मुगलों के पक्ष में मुड़ सकता था। असफलताओं के बावजूद हुमायूं को अभी भी शेर खान के खिलाफ जीत की उम्मीद थी। वो भूल गया था कि वो एक अफगान सेना का सामना कर रहा था जो 1 साल पहले की सेना से बहुत अलग थी। इसने अफगान्स के अब तक के सबसे स्किलफुल जनरल के नेतृत्व में युद्ध का एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल किया था। शेर खान के झूठे पीस ऑफर को सच मानकर हुमायूं ने कर्मनसा रिवर के पूर्वी तट को पार कर लिया, जिससे अफगान हॉर्समैन को हमला करने की पूरी छूट मिल गई और मार्च 1539 में बैटल ऑफ चौसा यहीं पे लड़ा गया। हुमायूं ने न केवल बैड पॉलिटिकल सेंस दिखाया बल्कि बैड जनरलशिप भी दिखाई। हुमायूं युद्ध के मैदान से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला और एक वाटर कैरियर की मदद से नदी के उस पार तैर गया। शेर खान के हाथों भारी लूट आ गई। लगभग 7000 मुगल सैनिक तीतर भीतर हो गए और कई प्रोमिनेंट नोबल्स मारे गए। चौसा में हार के बाद केवल तिमुरिद प्रिंसेस और नोबल्स के बीच की यूनिटी मुगलों को बचा सकती थी। कमरन के पास आगरा में उसकी कमांड के तहत 10,000 मुगल्स की एक बैटल हार्डन्ड फोर्स थी, लेकिन वो उन्हें हुमायूं को उधार देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने हुमायूं के जनरलशिप में विश्वास खो दिया था। दूसरी तरफ हुमायूं सेनाओं की कमान कमरन को सौंपने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे संदेह था कि वो इस सेना का इस्तेमाल खुद सत्ता संभालने के लिए कर लेगा। भाइयों के बीच सस्पिशन इतना बढ़ गया कि कमरन अपनी सेना के साथ लाहौर वापस लौट गया। हुमायूं द्वारा आगरा में जल्दबाजी में इकट्ठी की गई सेना का शेर खान के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन तब भी मई 1540 में कन्नौज की लड़ाई दोनों के बीच जमकर लड़ी गई। हुमायूं के दोनों छोटे भाई अस्करी और हिंडाल ने भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं। कन्नौज की लड़ाई ने शेर खान और मुगलों के बीच मुद्दा तय कर दिया था। इस लड़ाई में शेर खान एक बार फिर जीत गया था। हुमायूं अब एक किंगडम के बिना केवल प्रिंस रह गया था, वहीं काबुल और कंधार कमरन के अधीन रह गए थे। वो अगले 1.5 साल तक सिंध और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में घूमता रहा, अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं रचता रहा। लेकिन ना तो सिंध के शासक और ना ही मारवाड़ के शक्तिशाली शासक मालदेव इस एंटरप्राइज में उसको मदद करने को तैयार थे। इससे भी बदतर ये था कि उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए थे और उनके द्वारा उसे मारने या कैद करने की कोशिश की जा रही थी। हुमायूं ने इन सभी ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस का फॉर्टिट्यूड और करेज के साथ सामना किया। इस फेज के दौरान हुमायूं का बेस्ट कैरेक्टर सामने दिखाई पड़ता है। एट द एंड हुमायूं ने ईरानी किंग के दरबार में शरण ली और 1545 में उसकी मदद से कंधार और काबुल को पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड बैटल्स की स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।